स्वागत है आपका प्यारे दोस्तों, प्यारे व्यूवर्स। आज हम स्टडी कर रहे हैं साइंस के इस सब्जेक्ट में कि साइंस कहाँ तक आगे बढ़ चुका है। इसी की रिलेटेड आता है हमारा स्टडी आईटीआई से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्री फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स प्रैक्टिकल के बारे में, रेफ्रिजरेशन साइकिल इन हिंदी। तो आमतौर पर आपने देखा होगा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, वो दो प्रकार के पढ़ते थे, जिसमें मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब आज हम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आ गए हैं। जैसे आपका इन्वर्टर से चलने लगा है अब एसी और फ्रिज। तो इस प्रकार से हमारे अब सिस्टम बन जाते हैं तीन, जिसमें मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक या इन्वर्टर सिस्टम। ये आ गया है आज की समय में। आज 2026 चल रहा है, कई समय से पहले ये ऑलरेडी आ चुका है सिस्टम। तो पहले से भी था इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो, लेकिन अब इन्वर्टर से जनरेट किए जा रहे हैं ताकि बिजली की खपत को कम किया जा सके, और इससे रिलेटेड इस सिस्टम को बनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे फ्री फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स का प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल इन हिंदी। आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। कि पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है। मैकेनिकल सिस्टम उसे कहते हैं, एसी या फ्रिज में हमें सीखना है जो सिस्टम से मिलकर काम करती है। जैसे मैकेनिकल सिस्टम फ्रिज के जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहा जाता है। अब भाग कौन कौन से हैं जिनमें इसका गैस का संचार होता है? वो होते हैं आपके पास ये कंप्रेसर कंप्रेसर कंडेंसर, ड्रायर, कैपिलरी ट्यूब और इवोपरेटर, सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन, और ये कंप्रेसर और ये डिस्चार्ज लाइन। तो ये जो सब भाग हैं, ये इसके कौन से हैं? ये मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल पार्ट है इसके। और इसी की परिभाषा मैं आपको बता ही चुका हूँ। जिस फ्रिज में जिन भागों में गैस संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम, मतलब जिसमें गैस घूमती है और घूम घूम कर, जिसमें गैस घूमती है और उसका पावर से कोई मतलब नहीं है, इसे मैकेनिकल सिस्टम कहा जाता है। और मैकेनिकल सिस्टम के हमारे 5 भाग होते हैं। 5 भाग कौन से, मैं ऑलरेडी आपको चित्र में भी दिखा चुका हूँ। पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है ड्रायर या फिल्टर, और चौथा होता है कैपिलरी ट्यूब, या इसको हम आरसीडी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं। उसके बाद इवोपोरेटर। और कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है उसको पोलिएस्टर ऑयल बोलते हैं। पोलिएस्टर पोलिएस्टर ऑयल होता है, जो चार्जिंग लाइन से ही इसके अंदर जो है डाला जाता है। गैस और ऑयल जो है चार्जिंग लाइन से कंप्रेसर के अंदर डाला जाता है, पॉलिएस्टर ऑयल होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार हमने आपको बता दिए। इसी प्रकार से जो हमारा फ्रिज होता है उसमें जो कंप्रेसर होता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगता है। ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम भाग है। एसी में भी सेम यही पार्ट होते हैं, लेकिन बस उसमें जो हमारा कंप्रेसर होगा, एसी एसी के अंदर कंप्रेसर जो आजकल रोटरी टाइप कंप्रेसर आ गए हैं। फ्रिज में जो हमारा कंप्रेसर लगता है, आमतौर पर फ्रिज में कंप्रेसर जो हमारा होता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। और एसी के अंदर, यानी जो हमारा एयर कंडीशनर होता है उसके अंदर आमतौर पर रोटरी रोटरी कंप्रेसर यूज होता है। रोटरी कंप्रेसर यूज होता है यूज होता है। ये आपको आम नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, आप ये अगर कर रहे हैं तो आमतौर पर तो आजकल यही हो रहा है। विंडो टाइप एसी हो चाहे आपका स्प्लिट एसी हो, सब में रोटरी कंप्रेसर आ रहा है आमतौर पर। तो इस कंप्रेसर के बारे में आपको बता देते हैं कि क्या काम करता है। कंप्रेसर के 3 काम होते हैं। टू कंप्रेस द गैस, यानी जो गैस को ये सक्शन लाइन या सिस्टम से लेता है चार्जिंग होने के बाद, जब गैस को चार्ज कर दिया जाता है तो टू कंप्रेस द गैस टू कंप्रेस द गैस ये गैस को कंप्रेस करता है, यानी प्रेशराइज करता है, उसको दबाव पैदा करता है। टू कंप्रेस द गैस। टू सक द गैस, यानी गैस को खींचता है। टू सक द गैस यानी रेफ्रिजरेंट को खींचता है। टू सक द गैस। और टू डिस्चार्ज द गैस डिस्चार्ज द गैस
ये 3 फंक्शन करता है, टू कंप्रेस द गैस, टू सक द गैस, टू डिस्चार्ज द गैस। यानी ये गैस को खींचता है, उसको अपने अंदर प्रेशराइज़ करता है और प्रेशराइज़ करके उसको डिस्चार्ज लाइन से यहाँ पर निकाल देता है। यानी जो ये हमारा कंप्रेसर, जब इसमें हम सप्लाई दे देते हैं, तो सप्लाई देने के बाद ये कंप्रेसर हमारा वर्क करता है, और वर्क करने के बाद जो सिस्टम में ऑलरेडी हमने गैस चार्ज कर दी है चार्जिंग लाइन से, वो गैस को ये सबसे पहले क्या करता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज करता है, और यहाँ पर इसका क्या होता है, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर और हाई वॉल्यूम, हाई प्रेशर में रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ से जाती है कंडेंसर में। और कंडेंसर के बारे में हम थोड़ा डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ आपको पहले कंप्रेसर के बारे में बता देते हैं कि कंप्रेसर के अंदर जो हमारा ये कंप्रेसर का ऊपर का भाग होता है इसमें सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन आपस में एक साथ एक से ही जुड़े होते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ये अगर इसका भाग देखा जाए तो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन का अगर इसको हमें खोल दिया जाए, हमने कंप्रेसर को खोल कर भी देखा है, तो इसके अंदर जो सक्शन लाइन हो होती है ना, डिस्चार्ज लाइन होती है, अगर आप सक्शन लाइन से फूंक मारते हैं तो वो आपकी आपकी फूंक जो है बाहर निकलेगी। प्रेशर से अगर आप फूंक करेंगे तो आपकी वो डिस्चार्ज लाइन से, सक्शन लाइन से अगर हम इसके अंदर हवा मारते हैं, हवा फेंकते हैं, तो वो हमारी किस लाइन से निकलेगी, चार्जिंग लाइन से। तो चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन जो है एक ही रास्ता होता है। लेकिन बात आ जाए डिस्चार्ज लाइन की, तो डिस्चार्ज लाइन जो है वो कंप्रेसर के जो है यहाँ पर अंत में जो है मोटर के साथ जुड़ी होती है, और जुड़ा तो सक्शन लाइन भी होती है जो गैस को खींचता है, लेकिन इनका जो, अगर हम कंप्रेसर को खोल कर देखें तो इनका ऊपर खोपड़ी में, जो कंप्रेसर की खोपड़ी होती है, ऊपर का पार्ट होता है, उसके अंदर खोखलापन होता है। उसमें चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन का जो सिस्टम है वो खुला रहता है, मतलब इनके द्वार खुले होते हैं। बस हम चार्जिंग लाइन का यूज़ सिर्फ ऑयल और गैस चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी बाकी जो हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है वो मोटर से जुड़ी होती है, मोटर के उसमें एक बारीक बारीक सुराख होता है, उससे कनेक्टेड होती है। तो ये तो नॉलेज हो गई आपकी इसके बारे में कंप्रेसर के। अगर इसकी खोपड़ी की बात करें, खोल दी जाए, तो इसके अंदर जो हमारी सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन जो होती है वो आपस में एक दूसरे से मिली हुई होती है, एक तरह से, मतलब मिली हुई कह लीजिए, या एक दूसरे का रास्ता उनमें आर पार होता है। लेकिन मेन बात यहाँ पे जो समझनी है आपको, वो ये है कि सक्शन जब ये चल वर्किंग करता है तो इसमें सक्शन से गैस खींचने का भी, यहाँ पर खींचने का भी प्रोसेस होता है, और इसे खींचकर प्रेशराइज कर कर डिस्चार्ज लाइन हमारी बंद होती है, यानी ये हमारी क्या नाम है, चार्जिंग लाइन बंद होती है, तो ये डिस्चार्ज लाइन से उसको सिस्टम के अंदर, पूरे अंदर सर्कुलेट करता है। यानी इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब हमारा वहाँ से जो हम कंप्रेसर लेके आते हैं मार्केट से, उसमें पता नहीं चलता कौन सा हमारा सक्शन लाइन है, कौन सा चार्जिंग लाइन है और कौन सा डिस्चार्ज लाइन है। तो उसे हम कंप्रेसर को चालू करके देख सकते हैं, प्रेशराइज करते हैं, एक तरफ से वो हवा को खींचेगा, एक तरफ से हवा को फेंकेगा। उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जिस जगह से वो हवा को फेंक रहा है वह उसकी डिस्चार्ज लाइन है, और जिस एरिया से गैस को खींच रहा है वह सक्शन लाइन है और चार्जिंग लाइन है। इन दोनों से वो हवा को खींचता है। तो अगर आप एक लाइन को बंद कर देंगे जैसे, और एक लाइन से जिससे खींच रहा है उसको सक्शन लाइन कहेंगे, और एक लाइन जिससे वो बाहर हवा को फेंक रहा है उसको डिस्चार्ज लाइन कहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए होंगे इससे रिलेटेड बात को, कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम कैसे करता है। तो इसके बाद आ जाती है बात इसकी कि ये जो है ना, एक ट्यूबवेल पंप होता है ना, जैसे वो पानी को एक साइड से लेता है और दूसरी तरफ फेंकता है, सेम सेम ये ट्यूबवेल पंपिंग का काम भी करता है। और इसके अंदर पॉलीएस्टर ऑयल होता है कंप्रेसर के अंदर। जब फ्रिज के कंप्रेसर को नया खरीदते हैं तो उसमें डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन व चार्जिंग लाइन का पता ही नहीं चलता, और सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन एक ही होती हैं। सेक्शन लाइन जो मोटी पाइप है वह होती है, आमतौर पर हम इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं, जो पाइप कंप्रेसर के अंदर मोटी होती है उसे हम सक्शन लाइन कहते हैं, और जो पतली पतली पाइप होती है उसको हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, होती है। तो इस प्रकार से मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ यहाँ पे प्रोसेस इसका, कि इस तरह से फंक्शन होता है। अगर हम कंप्रेसर को खोलकर उसकी खोपड़ी भी चेक करें तो सक्शन और चार्जिंग लाइन जो है वो उनके सुराख आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, और जो सक्शन का मोटर में लगा होता है खींचने वाला, वो मोटर में अलग से होता है, वो जो हवा बाहर से आती है जो खींच सकता है सक्शन से, चार्जिंग से, जिससे भी आप ट्रांसफर करते हैं जब मोटर चलती है। तो सक्शन से घुमाकर
तो उसे हम चार्जिंग लाइन से बाहर निकलेगी। तो अगर सक्शन से फूंक मारते हैं तो वो चार्जिंग लाइन से बाहर निकल जाती है। डिस्चार्ज लाइन से मोटर के चलने पर ही काम करती है। वैसे आप कितनी भी फूंक मारे, डिस्चार्ज लाइन काम नहीं करेगी। तो इसके बाद डिस्चार्ज लाइन से जो है, जो हवा जो है जाते हुए जो है हमारी कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर जो है हवा को घुमा घुमा कर ठंडा करता है। यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के वेपर जाते हैं और ये कंडेंसर में जाकर कंडेंस होते हैं। कंडेंस का मतलब होता है संघनित होते हैं, यानी पानी बन जाता है, इनका लिक्विड बन जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे लिक्विड लाइन शुरू हो जाती है जो ड्रायर या फिल्टर में जाते हैं। हमें वहाँ पे एक जो हमारा साइट ग्लास होता है उससे हमें देखते हैं वेपर बन रहे हैं, तो साइट ग्लास होता है इसके अंदर एक, इसमें ड्रायर से पहले एक साइट ग्लास भी लगाया जाता है। साइट ग्लास होता है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वेपर उसके अंदर जा रहे हैं लिक्विड लाइन से होते हुए ड्रायर फिल्टर में। तो कई आमतौर पर फ्रीजरों में तो ये दिखाई नहीं देता, लेकिन कई जगह कहीं उसमें दिखता है। तो यहाँ पर हमारी गैस जो है साइड ग्लास के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर वो लिक्विड में तब परिवर्तित हो रही है। तो जब दिखती है तो वो ड्रायर या फिल्टर के अंदर जो है, जो उसके अंदर नमी होती है, कंडेंसर का काम है उसे घुमा घुमा कर गैस को ठंडा करके, यानी ठंडा करके लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है यहाँ पर भी। हाई प्रेशर पे जो है गैस यहाँ पर जाती है, एंट्री करती है। तो कंडेंसर में जो है ये कंडेंस होकर यहाँ पर पानी बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। और ड्रायर जो है इसको, जो इसके अंदर ड्रायर के अंदर हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती हैं। किसकी होती हैं, सिलिकॉन की गोलियां होती हैं। सिलिकॉन की गोलियां होती हैं। वो गोलियां क्या करती हैं, अगर हमारे रेफ्रिजरेंट के अंदर बाई चांस मॉइस्चर आ गया तो उस मॉइस्चर को ये सोख लेती हैं। सिलिकॉन की गोली क्या करती हैं, मॉइस्चर को सोख लेती हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर को सोख लेती हैं, क्योंकि अगर वो नहीं सोखेंगी तो सिस्टम को चोक कर देगा ये। तो सोख लेती हैं और गैस को छान कर जो है आगे कैपिलरी ट्यूब, यानी कैपिलरी ट्यूब बहुत ही छोटी ट्यूब होती है, उसके अंदर ट्रांसफर करती हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारा, अगर हम बात करें इसके अंदर जो है कंडेंसरों के बारे में बता दें तो आपको, हम फिल्टर पे चले गए इस बताने के आगे, लेकिन कंडेंसर जो है हमारे सिस्टम में जो है वायर मैश टाइप लगे होते हैं। बाहर की तरफ एक जाली लगी होती है, आमतौर पर वही लगी होती है ज़्यादातर। और जो आजकल जो फ्रिज आ रही हैं उनमें जो बिना जाली के भी आते हैं, जिनमें प्लेट एंड ट्यूब टाइप है, जिसके अंदर प्लेट लगी होती है। अगर बाई चांस वो ख़राब हो जाए तो हम उसे नहीं निकालेंगे, हम उसके स्थान पर बाहर से ख़रीद कर यही वायर मैश टाइप कंडेंसर उसको वहाँ पर जहाँ पे उसके कनेक्शन है उनके साथ मैनेज कर देंगे, यानी फिट कर देंगे। और हमारा कंप्रेसर, हमारा जो सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम फ्रिज का, वो काम करेगा। तो कई बार ऐसा होता है अगर अंदर से कंडेंसर ख़राब हो जाए तो कंडेंसर को हम जो उसमें लगा है उसको बाहर नहीं निकालेंगे, उसके बाहरली तरफ में जुगाड़ से हम फिट कर देंगे वायर मैश टाइप कंडेंसर, और उस कंडेंसर को लगाकर हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कैपिलरी डबल डोर फ्रिज में या कंडेंसर काम वेपर को घुमा घुमा कर जो है ठंडा करके द्रव बनाना है और नमी या शुद्धता। और उसके बाद सिलिकॉन गोलियां होती हैं, जैसे हमारे इसमें बता दिया मैंने आपको ड्रायर या फिल्टर में। तो वो जो है नमी या शुद्धता को सोख लेता है, और सोखने के बाद जो है कैपिलरी ट्यूब से जो प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस होती है, रेफ्रिजरेंट रिड्यूसिंग डिवाइस भी बोलते हैं इसको, आरसीडी भी कहते हैं। तो ये प्रेशर को कंट्रोल करती है, और यहाँ से प्रेशर कंट्रोल होते हुए थे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर होने के बाद, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर होने के बाद इवोपोरेटर में पहुंचता है। और इवोपोरेटर में कुछ गर्मी होती है, इसे लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त उष्मा। वहां पे जाने के बाद यहाँ पे इसका इवोपोरेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। और वाष्पीकरण होने के बाद यहाँ पर ये ठंडक हो जाती है, ठंडक हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के बारे में अगर हम बताएं, अधिकतर आपकी जो कैपिलरी ट्यूब है, ये जो कैपिलरी ट्यूब है वो अक्सर आमतौर पर जो है आपकी क्या नाम है 0 से 36 नंबर अधिकतर यूज होती है। 0.36 नंबर की अधिकतर यूज होती है, ये। और या फिर या 0.31 नंबर की कैपिलरी ट्यूब यूज होती है। ये दो टाइप की यूज होती है मार्केट में अक्सर, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम इसके बारे में स्टडी कर ली है यहाँ पे। तो इवेपोरेटर को जो है ना
कूलिंग फ्रीजर हो ठंडा होता है जिससे संचार होता है, जिसमें इवेपोरेटर के बारे में आपको बता दिया। इवेपोरेटर भी इस प्रकार से ही, लेकिन वहाँ पर ठंडा करने का कार्य करता है, नमी को ले लेता है और इवेपोरेटर का काम ठंडा करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।